और थोड़ी देर बाद एक रोशनी की किरण आंखों में आई। एक आदमी लालटेन लेकर इसी रास्ते पर आ रहा था। उस आदमी के पास जाते ही मैं और होश संभाल नहीं पाया, बेहोश हो गया। लड़खड़ाती जबान में बस इतना ही निकला, चाय चाय के पैसे, चाय के पैसे। जब होश आया तब तक बहुत रात हो चुकी थी। आंखें खोलकर देखा, एक अधेड़ उम्र का आदमी मेरी तरफ देखकर घबराया हुआ सा मेरे पास बैठा है। मैंने उसे पहचान लिया। ये वो ही आदमी था जो मुझे चंडी खोल ले जाने के लिए आया था। मैंने आंखें खोली, ये देखकर धीरे से मुस्कुराते हुए बोला, ओह चलिए, खतरा टल गया। आपने तो मुझे डरा ही दिया था। मैंने धीरे से कहा, हाँ दरअसल मैं इमली के पेड़, मतलब। वो आदमी सिर हिलाते हुए बोला, हाँ हाँ, उस इमली के पेड़ के पास आपका बैग और साइकिल रखा था। मैंने संभाल कर रख दिया है। आपको आने में देर हो रही थी, सोचा आप भटक गए हैं, इसीलिए मोड़ तक जा रहा था। लेकिन आप सीधे रास्ते से ना आकर उस इमली के पेड़ की तरफ क्यों गए? असल में रास्ता पहचानने में मुश्किल हो रही थी। मोड़ पर खड़े होकर रास्ता समझने की कोशिश कर रहा था। ठीक मैंने सारी बातें उसे बताई। सब कुछ सुनने के बाद उस आदमी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। धीमी सी गंभीर आवाज में उसने कहा, हाँ, उस इमली के पेड़ के नीचे हरी की चाय की दुकान थी। अच्छी चलती थी दुकान, लेकिन 3-1 साल पहले क्या हुआ पता नहीं, दुकान बंद करके घर नहीं लौटा। चारों तरफ ढूंढ कर देखे, पता चला इमली के पेड़ की डाल पर फांसी लगाकर झूल रहा था हरी। लोगों के मुंह से सुना है, उस दिन शाम को एक लड़का हरी की दुकान पर आया था, जिसका चेहरा इस गांव के भोला के समान दिखता था। लेकिन भोला तो मछली पकड़ते वक्त कब का पोखर के पानी में डूबकर मर गया है। वो कैसे लौट कर आ सकता है? पता नहीं असल में क्या हुआ था। खैर जो भी हो, आप थोड़ा आराम कीजिए, आराम कीजिए। बोधी काका फिर से रुके। सभी जैसे इस कहानी में डूब गए थे। नीधू बाबू अभी तक चुपचाप बैठे थे। वो रतन और विशु को हाथ उठाकर रोक कर बोले, बोधी की कहानी सुनकर मेरी खुद के साथ घटी हुई एक भयंकर घटना याद आ गई। जान बचाकर जो घर लौट पाया था वो ही बहुत है। रतन उठकर थोड़ा और नीधू बाबू के पास जाकर बैठ गया। क्या हुआ था नीधू बाबू, बताइए तो सुनूं। नीधू बाबू सिर हिलाते हुए बोले, हाँ वो तो जरूर बताऊंगा, लेकिन जिस तरह ये ठंड बढ़ रही है, एक एक कप गरम चाय ना हो तो नहीं चलेगा। क्यों रे अरुण, चूल्हे में आंच है? हाँ है। पानी चढ़ा देता हूं। थोड़ी देर बाद चीनी घोलने की आवाज आई और साथ में ये भी समझ में आ गया कि चाय जब तक नहीं आएगी नीधू बाबू अपना मुंह नहीं खोलेंगे। हम कहानी सुनने के लिए उतावले हो रहे थे। अरुण चाचा 2 ग्लास चाय लाकर एक बोधी काका को और दूसरा नीधू बाबू को दिए। बचपन से ही पिताजी के साथ घूमता था, इसीलिए पंडिताई अच्छी खासी सीख गया था। पिता की उम्र हो जाने के बाद वो दायित्व मेरे कंधों पर आ गया। तब कभी इस गांव तो कभी उस गांव यजमानी करता फिरता था। लगभग रोज ही बुलावा आ जाता। तो ऐसे ही एक दिन मुझे बुलावा आया कुसुमपुर गांव से। गृहस्थ की दशा अच्छी ही थी। वो घर पर वास्तु जाप, शांति पाठ, होम हवन करवाना चाहता था। उसी साल बारिश में ग्वाल घर में गायों को चारा डाल रहा था उसका बेटा और बहू। तभी बिजली गिरी और दोनों की एक साथ मौत हो गई। गृहस्थ का ये मानना था कि उस घटना के बाद से ही उनका घर अशुद्ध हो गया था।
रात में बात करने की आवाज आती थी, पायल की आवाज आती थी, ये सब कुछ सुनाई देता था। खैर जो भी हो, मैं पंजिका पत्री देखकर दिन और समय निर्धारित कर दिया और जो सामग्री लगेगी उसकी भी एक चिट्ठी बना दी। वास्तु होम हवन लगभग पूरा दिन ही चलेगा। आग जलाकर होम और आहुति पढ़ने में बहुत समय लगेगा, इसीलिए ये क्रिया शुरू करनी पड़ेगी सुबह सुबह। मैं अंधेरे में पौ फटने के पहले उठकर स्नान करके निकल गया। पिताजी तभी पास के कमरे में सो रहे थे। वृद्ध हैं, रात को नींद नहीं आती, इसीलिए उन्हें जगाया नहीं। घर का दरवाजा बंद करके भगवान का नाम लेकर निकल गया। पिछली रात पूर्णिमा थी। रास्ता पहचान कर चलने में कोई तकलीफ नहीं हो रही थी। कुसुमपुर जाने के लिए उस वक्त हमें खूरा डकैत का इलाका पार करके जाना पड़ता था। मुझे बचपन से ही किसी चीज का भय या डर नहीं था। चांद की रोशनी में मैदान पार करके जा रहा था। अचानक किसी के पैरों की आवाज सुनते ही मैं थम गया। ऐसा लगा कोई मेरे पीछे पीछे आ रहा है। पलट कर देखा, नहीं, कहीं कोई नहीं। मुझे लगा मेरे मन का वहम है। ऐसे खाली मैदान में इस तरह की बहुत सी आवाजें आती रहती हैं। इसके अलावा थोड़ी देर में ही सुबह हो जाएगी, इसलिए डरने का कुछ नहीं है। फिर से पैदल चलना शुरू किया। थोड़ी दूर जाते ही ऐसा लगा किसी ने पीछे से बुलाया मुझे। पंडित जी, कुसुमपुर जा रहे हैं क्या? मैंने घूमकर देखा तो एक ठिगना सा आदमी तेजी से मेरी ओर आ रहा था। वो मेरे पास आकर हंसते हुए ही बोला, पंडित जी, मैं ही आपकी तलाश में गया था। सुना आप कुसुमपुर जा रहे हैं, इसीलिए दौड़ता हुआ आ गया आपको लेने। मुझे उस आदमी के शरीर से एक अजीब सी गंध आई। मैंने उसे गौर से देखा। कौन जाने भाई, किसी चोर डकैत के गिरोह का तो नहीं है। हालांकि देखने में तो ठीक ही लग रहा था, लेकिन उस आदमी के दाहिनी आंख को देखकर मेरा खून मानो ठंडा पड़ गया। दाहिनी तरफ की आंख किसी इंसान की नहीं लग रही थी। लगा जैसे वो किसी राख जैसे रंग के पत्थर से बनी हो। अपनी सारी असहजता को छिपाते हुए उससे पूछा, मेरी तलाश में क्यों गए थे? क्या ऐसा जरूरी काम है कि इतनी भाग दौड़ करनी पड़ रही है? वो थोड़ा झिझकते हुए सिर खुजाते हुए बोला, असल में मेरी पत्नी श्यामली को आपके आशीर्वाद की जरूरत है। मतलब उसका 5वां महीना चल रहा है ना, तो वो चाहती है कि आप उसे एक बार आशीर्वाद दे दें। अच्छा, वो किसी और दिन हो जाएगा। तुम अपना घर का पता बता दो, मैं समय देखकर आ जाऊंगा। अभी मुझे एक जरूरी काम से जाना है। वो चुपचाप खड़ा रहा। मैंने हैरान होकर पूछा, क्या हुआ? मैंने कहा ना जाऊंगा, अभी घर जाओ, मुझे मेरे काम पर जाने दो। असल में पंडित जी, क्या है ना, पत्नी कल मायके चली जाएगी। वो बच्चे के जन्म के बाद ही वापस आएगी। इसीलिए अगर आप थोड़ी कृपा कर दें तो ज्यादा समय नहीं लगेगा। मैं आपको रास्ते में आगे तक छोड़ दूंगा। चलिए ना पंडित जी, नहीं तो मेरी पत्नी को बहुत दुख होगा। उसकी बात सुनकर सच कहूं तो मुझे थोड़ा बुरा लगा। महिलाएं ऐसे समय में आशीर्वाद की उम्मीद करती हैं। इसीलिए मैंने कहा, अच्छा, ठीक है, चलता हूं। लेकिन तुम्हारा घर क्या कुसुमपुर में ही है? नहीं पंडित जी, कुसुमपुर से पहले जो कालिंदी गांव है वही है। मैंने एक पल सोचा और फिर सहमति देकर कहा, ठीक है, मैं चलता हूं, लेकिन सूर्योदय होते ही मुझे कुसुमपुर पहुंचना होगा। वो आदमी थोड़ा खुश होते हुए बोला, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। पंडित जी, एक बार अगर मुलाकात हो जाए। असल में बहुत दिन से श्यामली आपकी राह देख रही है ना। हम दोनों पैदल चलना शुरू किए। मैदान पार करके एक कच्चा रास्ता। वो रास्ता थोड़ा आगे जाकर 2 भागों में बंट जाता था। एक जाता था कुसुमपुर की तरफ
और दूसरा कालिंदी की तरफ। वो आदमी कालिंदी गांव के रास्ते में ना जाकर बाएं हाथ की तरफ एक और कच्चे रास्ते पर बढ़ा। मैं रुक गया, थोड़ा गंभीर होकर पूछा, इस तरफ कहां जा रहे हो? ये तो कालिंदी गांव का रास्ता नहीं है। मैं निश्चित था, क्योंकि साल भर पहले ही कालिंदी गांव में एक श्राद्ध शांति का काम करने गया था। एक मछुआरे की बीवी फांसी लगाकर मर गई थी। कुछ दिन बाद उसके बेटे की भी मौत हो गई थी। वहां पर प्रेत पिशाच बंधन क्रिया का काम किया था मैंने। उस आदमी ने सिर नीचे करके जवाब दिया, पंडित जी, हम दोनों तो इस तरफ ही रहते हैं। लेकिन मैं जहां तक जानता हूं इस तरफ तो कालिंदी गांव का शमशान है और पीछे छोटी सी नदी बहती है। जी पंडित जी, उस नदी में मछली पकड़ना ही तो हमारा काम है। तो थोड़ी दया करके एक बार चलें, वो आपके इंतजार में बैठी है महीनों से। अब मुझे समझ में आया क्यों उस आदमी के बदन से बदबू आ रही थी। पूरा दिन मछलियां पकड़ता रहता है, इसीलिए शरीर में ऐसी गंध तो होगी ही। तो इंसान मेरे लिए इतने व्याकुल होकर हैं, तब मैं ना नहीं कर पाया। क्या पता शायद तालाब के किनारे झोपड़ी बनाकर रहते होंगे, इसीलिए कच्चे रास्ते पर उस आदमी के पीछे पीछे चलना शुरू किया। कुछ दूर जाते ही नजर आया शमशान। शमशान के पीछे की छोटी नदी धीमे धीमे बह रही थी। चांद की रोशनी नदी के पानी में पड़ रही थी। उस रोशनी के कारण बड़े बड़े पेड़ों की छाया शमशान में पड़ रही थी। लेकिन इस शमशान के बगल में किसी का घर हो सकता है, ये मेरा मन मानने को राजी नहीं था। सवाल मन में आते ही रह नहीं पाया और उस आदमी को पूछ ही लिया, यही तुम्हारा घर है? वो आदमी गर्दन घुमाकर देखा मेरी तरफ। पथरीली आंखों में थोड़ी हरकत हुई। एक डरावनी मुस्कुराहट फैल गई उसके होंठों पर। वो तो है पंडित जी, सामने उस आंवला पेड़ के नीचे चलिए, वो आपका ही इंतजार कर रही है। मेरे कदम रुक गए। उस आदमी की छाया नहीं थी जमीन पर। चांद की उज्जवल रोशनी में जब हर किसी चीज की छाया पड़ रही थी, तब इस आदमी की कोई छाया क्यों नहीं है जमीन पर? इस बार डर लगने लगा मुझे। उस आदमी ने पुकारा, क्या हुआ पंडित जी, क्यों रुक गए? आइए आइए ना, कितने महीनों से आपके इंतजार में हम लोग बैठे हैं, आइए ना। मैंने फिर से कदम बढ़ाए। गुरु मंत्र जपने के लिए जनेऊ को ढूंढने लगा, लेकिन मिला नहीं। याद आया, जनेऊ को गंगा जल के पात्र में डुबा कर रखा था। जल्दबाजी में या बेख्याली में शायद पहनना भूल गया। बचपन से ही पिताजी को देखा था, किसी भी पूजा पाठ या हवन में जाना हो तो एक रात पहले जनेऊ का शुद्धिकरण करते थे, गंगा जल के पात्र में डुबाकर रख के। मैं भी वही करता था। इससे मन में थोड़ा बल भी मिलता था। लेकिन पता नहीं यही मेरी नियति थी, नहीं तो इतने सालों से इतनी पूजा पाठ मैंने की, कभी भी जनेऊ पहनना नहीं भूला। जब पता चला जनेऊ नहीं है, तब डर और बढ़ गया। उस आदमी की पुकार सुनकर धीरे से चलना शुरू जरूर किया, लेकिन समझ में आया दिल धक धक कर रहा था। पैर चलना नहीं चाह रहे थे। मन में बाधा आ रही थी बार बार, और अंदर से जैसे शायद कोई कह रहा था, आगे मत बढ़, बढ़ने से ही विपदा है। लेकिन मुझे आगे चलना ही पड़ा। थोड़ी दूर आगे जाते ही नजर आया आंवला का पेड़। ऐसा लगा नीचे की डाल में
कुछ झूल रहा है। पास जाते ही जैसे कोई डाल से नीचे कूदा और एक लड़की की सरसराती गले की आवाज आई। क्यों पंडित जी, पहचाने? मैंने हल्के उजाले में जो देखा, ऐसा लगा मेरे बदन में किसी ने बर्फ रख दिया। कांप गया मेरा पूरा बदन। चिपचिपे लंबे 2 हाथ, वैसे ही चिपचिपे से 2 पैर, सूखी लकड़ी की तरह उसका शरीर। मैंने पीछे पलटकर उस आदमी को ढूंढा। देखा अब वो पहले जैसा नहीं था। उसका शरीर लंबा, चौड़ा और बड़ा हो गया था। एक तीव्र हंसी के साथ बोला, पंडित जी, वही है मेरी पत्नी श्यामली, आपका ही इंतजार कर रही थी। श्यामली घर घर आते आवाज में बोली, पंडित जी तो मुझे पहचान ही नहीं पा रहे। सिर्फ 8 महीने पहले की बात है। पंडित जी, जोगी मछुआरे की पत्नी की बात भूल गए? 5वां महीना चल रहा था। जोगी के अत्याचार के कारण पत्नी गले में फंदा डालकर जान दे दी। एक रात भी नहीं बीती, जोगी मछली पकड़ने चला गया। वो भी ठीक था, मगर लौटते समय मैंने 2 मछलियां मांगी, उसने नहीं दी। मेरा गुस्सा भड़क गया, मैंने उसका गला दबा दिया। उसके बाद ढूंढकर आपको ले आए। आपने क्या तंत्र मंत्र हवन योग किया कि हमें बांध दिया। अब तो हिल भी नहीं पा रहे। इस शमशान में फंस गए हम दोनों। याद आ रहा है पंडित जी? मुझे सब याद आ गया। वास्तु शुद्धि का हवन किया था, उसके साथ प्रेत पिशाच बंधन। जोगी मछुआरे के पिता विश्वनाथ मछुआरे के घर पर। समझ में आया बहुत दिन से ही शायद मौका ढूंढ रहे थे दोनों। आज मौका मिल गया। उफ, किस बुरे समय में जनेऊ पहनना भूल गया मैं। पूरे शमशान में साए साए करके हवा बहने लगी। उस हवा के कारण पेड़ों के डंगाल और पत्ते हिलने लगे। श्यामली फिर से कूद के चढ़ गई आंवला के पेड़ की डाल पर, और वो आदमी भी चढ़ के बैठ गया पेड़ की डाल पर। मैंने महसूस किया मेरे दोनों पैर थर थर कांप रहे थे। इतने सालों से पूजा पाठ कर रहा हूं, लेकिन इतनी भयंकर विपदा में कभी नहीं पड़ा। श्यामली फिर से हंसते हुए बोली, ये देखो, पंडित जी तो पागल ही हो गए। तुम जाकर ले आओ तो पंडित जी को पकड़कर। देखे वो हमारा बंधन खोलते हैं कि नहीं तो गला दबाकर इमली के पेड़ के कोटर में भर देंगे। जाओ जाओ जाओ। श्यामली के दोनों चिपचिपे हाथ और लंबे होने लगे और बढ़ने लगे मेरी तरफ। मेरे मन में जो थोड़ा बहुत साहस बाकी था, उसे लेकर उल्टी दिशा की तरफ दौड़ना शुरू किया। पीछे से तब भी श्यामली की भयंकर हंसी सुनाई दे रही थी। क्या हुआ पंडित जी, भाग रहे हैं क्या? प्राण हाथों में लेकर अंधों की तरह दौड़ रहा था। कुसुमपुर या कालिंदी किस गांव की तरफ जा रहा था कुछ ख्याल नहीं था। थोड़ी दूर जाके एक गृहस्थ परिवार के घर का दरवाजा दिखा। पागलों की तरह दौड़कर पहुंचा और दरवाजा खटखटाने लगा। कोई है, कोई है, खोलो खोलो खोलो, अभी अभी दरवाजा खोलो खोलो। एक वृद्ध ने दरवाजा खोला। उसके हाथ में लालटेन था। उसने मुझे पहचान लिया। आश्चर्य होकर पूछा,
ये क्या पंडित जी, आप इतनी रात में कोई कोई विपदा हुई क्या? तभी मेरे कानों में घड़ी का घंटा सुनाई दिया। तब समझ में आया कि समय देखने में भूल हो गई थी। मैंने रात को भोर समझ लिया था और आधी रात में ही निकल पड़ा था। मैं उस वक्त और कुछ कहने की हालत में नहीं था। कानों में तब बज रही थी श्यामली की भयंकर हंसी और पुकार। भाग रहे हैं क्या? मैं बेहोश होकर उस घर के आंगन में गिर पड़ा। नीधू बाबू थमे। हम जैसे कहानी के नशे में डूब गए थे। सच में गांव के लोगों के जीवन में कितनी ही तरह की घटनाएं घटती हैं और ऐसे ही शायद घटती रहेगी। अरुण चाचा के चूल्हे की आग बुझने को आई थी। हम लोगों के भी घर लौटने का समय हो गया। सभी उठने ही वाले थे, इतने में विशु ने कहा, नीधू बाबू की कहानी भी डरावनी थी। लेकिन बीच में रतन बोल पड़ा, ए विशु, तू फिर शुरू हो गया। देखना, तेरे इस लेकिन के कारण ही एक दिन क्या देखना। और इस तरह उस दिन के लिए चाय का अड्डा खत्म हुआ और रतन और विशु की बहस चलती ही रही घर लौटते समय। आप सुन रहे थे कहानी विद किशोर पर अमावस्या की वो रात का दूसरा एवं अंतिम भाग। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।